नमस्कार। हस्तक्षेप के जनगण के मन की बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय और आज पिछले हफ्ते की तमाम घटनाओं पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। दिल्ली से राजनीतिक विश्लेषक हरप्रीत सिंह ढींगरा जी और रतनगढ़ राजस्थान से राजनीतिक विश्लेषक स्वामी आत्मविश्वास जी। आप दोनों का हस्तक्षेप में बहुत स्वागत है। ये जो आज जो बड़ी खबरें हैं, नमस्कार। सबसे बड़ी खबर तो यही कहा जा सकता है कि देश में कोरोना जो है वो फिर से तेजी से बढ़ रहा है और 2 महीना पहले की ये दीपावली के बाद जो है कोरोना और बढ़ेगा। तो वो चीजें जो है वो अब एकदम एक तरीके से देखा जाए तो सामने आना शुरू हो गई हैं और जिस तरीके से पर्दा खबरें आ गई हैं पूरे देश भर से, वो जो है चिंता हो या ना हो। और 2 महीना पहले ही जो थी भारत में तेजी से बढ़ेगा। तो ये हम अपने दर्शकों को इसलिए याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में ही स्वामी जी ने जो थी वो भविष्यवाणी की थी, क्योंकि स्वामी जी जो है वो वास्तुविद भी हैं और ज्योतिषाचार्य भी हैं। तो मतलब एक तरीके से उनकी जो ज्योतिष की टिप्पणी थी वो भी जो है सटीक जो है वाला इसका हो सके, चूंकि जीवन चलाना है और सरकार चूंकि हाथ पे हाथ रखे बैठी है तो ये घर से निकलना मजबूरी है, लेकिन जब घर से निकलने पूरे एहतियात के साथ निकले और घर जब लौट कर आए तब भी जो है पूरी एहतियात बरतें। और इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आपको कुछ होता है तो सरकार आपके साथ कहीं दिखाई पड़ने वाली नहीं है। और ये कुल मिलाकर की स्थिति जो है काफी गंभीर है पूरे देश भर में। और मुझे लगता है कि ये जो जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे ये साफ है कि ये जो आने वाले दिनों में स्थिति जो और ज्यादा खराब हो सकती है। हालांकि तमाम जो अध्ययन करने वाले लोग थे पर्यावरण पे, प्रदूषण पे, उन्होंने कई जो थे वो शोध आए, उसमें ये बात कही गई जब ठंड बढ़ेगी कोरोना और ये और प्रदूषण में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है वो ऑलरेडी जो है वो ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये मतलब कोविड-19 का तो प्रदूषण के साथ कोई संबंध अभी तक स्थापित नहीं हुआ है वैज्ञानिक तौर पे, लेकिन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का जो है वो प्रदूषण के साथ जो संबंध जो सबसे ज्यादा वो विश्व गुरु जो भारत है उसमें ही। जाहिर सी बात है कि वो 15 शहर जो हैं जो सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं उनमें खतरा जो है वो स्वाभाविक तौर पे ज्यादा है। अब जिस तरीके से अभी खबर में देख रहा था चल रही थी कि मध्य प्रदेश में जो है 5 शहरों में रात का कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। बस देख रहा हूँ एक वो संस्था है कोई, उसके जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति है दिल्ली में बहुत खराब स्थिति है। और मतलब वो सब पूरा वीडियो लगभग 6 मिनट से ज्यादा का वो वीडियो है। अभी नहीं कहा जा सकता कि वो वीडियो कितना मतलब उनके दावों में दम है या नहीं है। प्रशासन ने भी किया कि दिल्ली से जो रैंडम चेकिंग जो है वो की जा रही है और उसमें केसेस जो है काफ़ी बड़ी संख्या में निकल करके आ रहे हैं। तो उससे ये चीज़ स्पष्ट होती है कि दिल्ली में शायद जो स्थिति गंभीर है। तो ढींगरा जी, पहले मैं आपसे टिप्पणी चाहूँगा और आपकी टिप्पणी से पहले अपने दर्शकों से एक बार हम जरूर कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और हमारी चर्चा जो होती है उसका पूरा सुनिएगा और आपको इस चर्चा का गंभीर लगे और लगे कि जो 24 चैनलों की चर्चा से अलग हटके कुछ चर्चा है
तो आप इसको शेयर अवश्य कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बातचीत पहुँचे। दूसरी बात ये कि हमारा जो ये अपना कार्यक्रम है स्फूर्त एक तरीके से कहा जाए उस तरीके का कार्यक्रम है, और हम जो है वो हमारा कोई जिसे कहा जाए कि स्पॉन्सर जो है कोई कॉर्पोरेट घराना, कोई CSR, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद ट्रस्ट, कोई राजनीतिक दल, कोई NGO वो नहीं। और हम स्वयं जो है वो श्रमजीवी पत्रकार हैं और हमारे साथ जो लोग भी जुड़े हुए हैं वो सब श्रमजीवी लोग ही हैं। तो इसलिए जो है हमारा ये कार्यक्रम जो है वो आम टीवी की चर्चाओं से अलग हट करके होता है, और मतलब समझिए उस तरीके से होता है कि जिस तरीके से हम घर में बैठ के जो है चार मित्र आपस में बातचीत करते हैं उस तरीके का कार्यक्रम होता है। तो ढींगरा जी, मैं आपसे पहले आप टिप्पणी देना चाहूँगा मामले पे, और जो खबरें आ रही हैं तो ये क्या स्थिति है, मतलब इस पे क्या? देखिए, ये स्थिति बहुत ही भयानक है इस समय। भयानक इस समय दोबारा हुई है। दोबारा होने का मतलब ये उसने बहुत ही ढिलाई बरती है अपने इंतजामात में। कोई सरकार रेडी नहीं थी कि दोबारा से इनको इतने बेड की जरूरत पड़ेगी या क्या पड़ेगा। बस सरकारें जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट में ही पैसा लगाती रही हैं। आप ये समझ लीजिए, उनका कोई ध्यान नहीं था कि ICU बेड तैयार करते हैं या ICU की मशीनें चाहिए। हॉस्पिटल्स में कुर्सी के ऊपर बैठ के इलाज हो रहा है। एक मैं वीडियो देख रहा था, पेशेंट का कुर्सी पे बैठा के उसको ऑक्सीजन दी जा रही है, बेड नहीं है। दिल्ली में बहुत ही भयानक स्थिति है। दिल्ली और उसके आसपास NCR में पूरी भयानक स्थिति है। वो ये है कि वो डाटा छुपे हुए हैं जो यूपी के और हरियाणा के हैं। परिस्थिति वहां भी भयानक ही है। यहाँ कोई अच्छा नहीं है कि बिल्कुल सही हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। हम तो पहले से ही कहते रहे हैं, पिछले कितने एपिसोड में हमने कहा है कि ये बढ़ेगा, लोग ढिलाई दे रहे हैं। पहली बात, लोग भी नहीं समझ रहे हैं। लोग, ये कुछ लोगों का कसूर भी है। मैं सरकार का कसूर तो कहूंगा ही कहूंगा, लोगों का भी कसूर है। लोगों का कसूर इस तरह से है कि बाजार में जाके देखा है, दिवाली के दिनों में मास्क, आधे लोगों से ज्यादा ने मास्क नहीं पहना हुआ था। लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे थे, फिजिकल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं थी। सब जगह रश ही, एक दूसरे के ऊपर साथ चिपक के खड़े हुए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है। ये महामारी है। महामारी को महामारी के तरीके से लोगों को भी समझना चाहिए कि बचना है तो लोगों को अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। सरकार एक एक आदमी को तो अलग करने से रही खड़े होके। अभी देख लीजिए कितनी हालत खराब हो गई है। 5 शहरों में मध्य प्रदेश के नाइट कर्फ्यू हो गया है, गुजरात में नाइट कर्फ्यू हो गया है, वीकेंड कर्फ्यू हो गया है गुजरात में, अहमदाबाद में तो 3 दिन का कर्फ्यू लगा रहेगा। तो ये सिचुएशन खराब है। इसमें मैं सबका दोष दूंगा, मैं लोगों का दोष भी दूंगा। सरकार ने अपनी तरफ से तैयारी नहीं करी। सरकार का काम था कि अगर इमरजेंसी आती है तो हॉस्पिटल्स को कैसे तैयार रखना है, वो नहीं किया उन्होंने। सरकार की सबसे बड़ी नाकामी यही है। और सबसे बड़ी नाकामी सरकार की भी ये है कि जब बाजार में आज तो 2000 रुपया आपने जुर्माना कर दिया मास्क के ऊपर, पहले क्यों नहीं, दिवाली से पहले, रश से पहले क्यों नहीं किया है कि अगर आप बिना मास्क के निकलेंगे तो आपको इतना फाइन देना पड़ेगा? क्यों नहीं किया? क्योंकि उस समय सरकार को यह था लोग खरीदें जितना खरीद सकते हैं, लोग खुले दिल से निकले बाजार, उनका जो बिजनेसमैन है उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई। अब 2000 रुपया जुर्माना रख रहे हैं, क्या मतलब है? भाई साहब, आप फ्री में मास्क बांटिए, लोगों को बोलिए आप मास्क पहनिए। वो भी 2000 रुपये भी गलत है मेरी तरफ से। जो जुर्माना रखा जा रहा है वो भी गलत, बिल्कुल गलत है। एक गरीब आदमी वो कैसे खरीदेगा? जी स्वामी जी आप भी बताइए। इसमें जोड़ना चाहता हूँ मैं भी। जी जी जी, ये बात सही कह रहे ढींगरा जी कि सरकार का तो दोष होता ही है कई चीजों में। क्योंकि सरकार ने कभी अचानक से लॉकडाउन कर दिया, मजदूरों को जाने का टाइम तक नहीं दिया, फिर लॉकडाउन में ढिलाई दे दी, बोला नहीं साथ साथ में जिएंगे। फिर क्या होता है, जो त्योहार आए उन त्योहार में सरकार ने जो है ढिलाई दी, कुछ कड़ाई की बातें आई तो लोग नहीं समझे। ढींगरा जी सही कहा, वहां लोग नहीं समझे। अब ठीक है, अब लोग स्वास्थ्य है तो सब कुछ है ना।
जब स्वास्थ्य है, जान है, तो सब कुछ है। अब दिवाली, होली, ये चीजें आती रहेगी, यहाँ इसको हिंदू मुस्लिम कर देते हैं मिनटों में। यहाँ क्या जरूरत है? मैंने सर ये देखा कि मैंने जगह जगह देखा कि कई लोगों ने पटाखे जानबूझ के फोड़े, और लोगों ने पता किया तो मैंने कहा ये पटाखे फोड़ रहे हैं तो उनके पटाखे बैन है, राजस्थान में भी बैन है। तो दिवाली पर तो क्या हुआ, लेट नाइट फोड़े उन्होंने, मतलब पुलिस आ नहीं सकती। तो पता किया सुबह कुछ लोगों ने बताया, बोले यही है पार्टीबाजी कर सकते हैं, दूसरी सरकार जब बैन करती है तो कुछ लोग, दूसरे लोग हैं वो वैसे करते हैं। तो इससे क्या निकल जाएगा, क्या हासिल हो जाएगा, ये बताइए मुझे। स्वास्थ्य है, जान है, तो सब कुछ है। जैसे मोदी जी ने एक बार कहा जान है तो जान है, तो वो बात हृदयंगम लेनी चाहिए उनको, लोगों को। ये किसी वजह से ही बंद किया जाता है इसको, होली, दिवाली, ईद वगैरह से जोड़ के ये सब फालतू बातें हैं, ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले पूरा हर देश का हर नागरिक साथ में खड़ा रहेगा सरकार के, तो सरकार कोई काम नहीं भी कर पा रही है और कर भी पा रही है तो उसका साथ दोगे, और कहीं कोई कमी बेशी भी है तो उसका जनता जब जागरूक होती है, हर आदमी का साथ होता है, तो सजेशन दे सकता है और मजबूर कर सकता है सरकार को काम करने के लिए। अब भी हम तेज जाए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी हम तेज सकते हैं। कोरोना दोबारा अपना पांव पसार रहा है, इससे पहले हम जो है, हमको प्रत्येक नागरिक को ये सारी आलतू फालतू की बातें भूलते हुए और मास्क लगा के निकलना चाहिए, और वो भी 3 लेयर का मास्क लगा तो सबसे बढ़िया। और बहुत भीड़ भड़ाके में आप जाने से बचें, जाना हो तो फिर वो फेस गार्ड भी लगा सकते हो आप। ये सारी चीजें प्रोटेक्शन के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, कुछ दिन कर लो, क्या जाएगा, ये बीमारी भाग जाएगी, हमेशा थोड़ी रहनी। जी अमलेंदु। जी जी बिल्कुल स्वामी जी, आप सही कह रहे हैं। और मतलब लोगों को भी जो है, स्वयं भी जो है वो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप सरकार के भरोसे रहेंगे तो सरकार कहीं नहीं है। सरकार नाम की चीज जो है इस मामले में कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। और सरकार वैसे भी जो है, चूंकि आपसे कह चुकी है आत्मनिर्भर हो जाइए, तो आत्मनिर्भर होने का उसका मतलब यही है कि आप सरकार से कोई उम्मीद ना करें। सरकार कहीं नहीं है, सरकार सिर्फ आम लोगों की खाल खींचने के लिए है, कर आतंकवाद फैलाने के लिए है, टैक्स वसूलने के लिए है, जुर्माना वसूलने के लिए है। सरकार जो है वो आपका इंतजाम करने के लिए नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए सरकार कहीं नहीं है। तो इसलिए जो है ये चीज़ें जो है, मुझे लगता है कि लोगों को अपने पे आप जो है वो स्वास्थ्य पे जो है वो स्वयं जो है वो ध्यान देना चाहिए। इधर जो है देश में कोरोना बढ़ रहा है, और जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं उनको लव जिहाद की पड़ी। मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा, 4 राज्यों की तो जो खबरें आ चुकी हैं कि वहां जो लव जिहाद को लेकर के कानून बनाया जाएगा। अब ये लव जिहाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो है अपनी, जो कहा जाए, वो एक उपज है उसके दिमाग की, कि उसका जो है दिमाग का जो है वो फितूर है ये। क्योंकि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, वो 2018 में शायद उन्होंने लोकसभा में ये वक्तव्य दिया था। आपको याद होगा केरल का जो हादिया अखिला वाला जो केस हुआ था, उसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जो मोदी सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे, उनका संसद में यानी देश को जवाब था कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, और इस केस में भी नहीं थी, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो ये लव जिहाद भाजपा कहाँ से निकाल लाई? मतलब जिस समय आपको जरूरत जो थी इस बात पे ध्यान देने की है कि देश में कोरोना इतनी तेजी से बढ़ रहा है और ये महामारी है, संकट का सामना करना पड़ रहा है देश को। मतलब भारत में स्थिति नहीं है, और देशों में भी जो है ये स्थिति जो है खराब हो रही है, फ्रांस में और अमेरिका में खुद। मतलब अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि ट्रंप के चुनाव के बाद जो है 30% जो है मामले एकदम से ज़्यादा बढ़ रहे हैं वहाँ भी, और स्थिति अमेरिका में भी जो है वो काफ़ी ख़राब हो रही है, और भारत में भी स्थिति खराब। मतलब 1 लाख से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, और 1 करोड़ के आसपास जो है आंकड़ों में आप जो है पहुंचने वाले हैं, जो पीड़ित हैं उनके आंकड़े आपके पहुंचने वाले हैं। मतलब विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है इस मामले में। ऐसे समय में ये लव जिहाद जो है, इसका फितूर जो है वो जो है वो निकल करके आया है। और इस संबंध में जो है, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने आज 3 जो है वो ट्वीट किए, अशोक गहलोत जी ने, और उन्होंने जो है लव जिहाद को जो है वो असंवैधानिक कानून बताया, और कहा कि ये विवाह जो है वो निजी स्वतंत्रता का मामला है। और मैं हालांकि बिल्कुल सहमत हूँ
जहाँ तक व्यक्तिगत मेरा सवाल है अशोक गहलोत जी की बात से। और उन्होंने जो ट्वीट किए, मैं एक बार सोचता हूँ कि मैं पढ़ के आपको बता दूं। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि लव जिहाद भाजपा द्वारा देश को विभाजित करने और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए बनाया गया एक शब्द है। विवाह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है, उस पर अंकुश लगाने के लिए कानून लाना पूरी तरह से असंवैधानिक है और यह कानून किसी भी अदालत में नहीं टिकेगा। प्यार में जिहाद की कोई जगह ही नहीं है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि वे देश में एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां वयस्क सहमति के लिए राज्य की सत्ता की दया पर निर्भर होंगे। विवाह एक व्यक्तिगत निर्णय है और वे इस पर अंकुश लगा रहे हैं। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनने जैसा है। लव जिहाद पर तीसरे ट्वीट में अशोक गहलोत ने कहा कि यह सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने और सामाजिक संघर्ष को बढ़ावा देने और संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना करने वाला है। राज्य नागरिकों के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करता है। तो ये अशोक गहलोत जी के जो है वो 3 ट्वीट जो है वो आज उन्होंने दोपहर में 12 बजे के बाद जो है लगभग वो लगातार जो है वो 3 ट्वीट अशोक गहलोत ने इसको लेकर के किया है। तो ढींगरा जी, एक तो मैं पहले आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि आप भी जो है वो लव जिहादी हैं, मुझे जैसी सूचना है तो और तो ये मामला जो है ये क्या है, मतलब लव जिहाद का मतलब भाजपा को लव जिहाद की क्यों पड़ी है? देखिए, अब कानून जो है हमारा भारत का संविधान है वो ये कहता है लड़का जब 21 साल का हो जाए, लड़की जब 18 साल की हो जाए तो वो अपनी मर्जी से कहीं भी किसी के साथ ही शादी कर सकते हैं। कानूनन यही है। और नंबर 2, एक कानून एक और भी है हमारे देश में, जब इंटर कास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज होती है तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती है। वो जो मैरिज रजिस्टर्ड होती है वो सेक्शन 35A के अंडर रजिस्टर होती है। वो रजिस्टर होती है डीसी ऑफिस में, ना कि मजिस्ट्रेट के पास। ये डीसी का जो ऑफिस होता है वहां रजिस्टर्ड होती है। वहां बकायदा वहां नोटिस दिए जाते हैं, अखबारों में छपता है कि हमने ये शादी कर ली है। किसी को इतराज है तो वो 15 दिन के अंदर अंदर डीसी ऑफिस में आकर अपना पक्ष रख सकता है। तो सरकारों को क्या ये रूल नहीं मालूम है कि ये ऐसा होता है, जबकि ये रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। इंटर कास्ट मैरिज और इंटर रिलीजन मैरिज में खास तौर पे ये जरूरी है रजिस्ट्रेशन कराना जी। और रही हमारी बात, हम लव जिहादी तो क्या इंटरनेशनल लव जिहादी कह सकते हैं फिर अगर कोई बात होती है तो। ऐसे इस हिसाब से तो हमें सरकार से परमिशन लेनी पड़ती, 2 सरकारों से, कि जी हम शादी करना चाहते हैं, क्या हम शादी कर लें? हमें रहमो कर्म, आपके रहमो कर्मों पे हम जिंदा हैं जी। फिर तो हमें 2 सरकारों से इजाजत लेनी पड़ती, 2 देशों की सरकारों से इजाजत लेनी पड़ती। तो जो एनआरआई इंडिया से जाते हैं बाहर और वहां जाके शादी कर लेते हैं, क्या वो लव जिहाद कर रहे हैं? क्या देखा जाए तो नहीं। आप तो कमला हैरिस पे आप बड़े खुश होंगे कि आप जो है हाँ, कमला हैरिस पे आप खुश हो रहे हैं। कमला हैरिस की मदर ने, जो उसके जमैकन फादर हैं, तो वो क्या वो लव जिहाद है क्या? ये 2 वयस्कों के बीच के मामला है कि वो किसके साथ शादी करना चाहता है, किसके साथ नहीं करना चाहता है। ये उनके ऊपर डिपेंड है, ना कि सरकार के ऊपर डिपेंड है। सरकार की मर्जी नहीं होती है, मेरी मर्जी है। एक मिनट के लिए रोकूंगा ढींगरा जी। हाँ जी। अजमल खान साहब हैं, उनका फेसबुक पे कमेंट आया है, वो आपको पढ़ के सुना दें। अजमल खान साहब हमारा कार्यक्रम जब भी होता है लाइव वो हमेशा देखते हैं, कमेंट भी करते हैं। वो कह रहे हैं कि व्हेन पावर कम्स, कैरेक्टर कम्स आउट इन द बिगिनिंग, ऑल द गॉड्स come as gods. We can't summon evaluation so soon. Ruling BJP also an example of this. देखिए, वो तो जो रूलिंग बीजेपी का मकसद एक ही है, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं है। उनको मालूम है ये कानून जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके गिर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कभी ये नहीं कह सकती है कि सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी आपको शादी करने के लिए, कभी नहीं कह सकती है। अगर कहेगी तो सुप्रीम कोर्ट इसका मतलब ये होगा कि वो हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती है, इंडिविजुअल्स का रक्षा नहीं कर रही है। पहली बात मेरे को पूरा जो मेरे को पूरा
पूरा वो है कि चाहे कुछ भी होगा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जरूर न्याय करेगा और रहेगा भी। और नंबर ये तो आस्था हमारी भी बरकरार है। हाँ, आस्था तो बरकरार रखनी पड़ेगी, नहीं तो सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। तो जी। मेरा यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जो रक्षा करेगा और रहेगा, साथ में रहेगा लोगों के। ये जो फालतू के कानून है या सरकार जो चाहती है वो ऐसा नहीं होगा। और रही बात बीजेपी की, बीजेपी तो देश में देखिए काम इनको करना नहीं है, इनको क्या है ध्यान भटकाना है। कभी लव जिहाद ले लो, कभी कुछ राम मंदिर का मुद्दा ले लो, कभी कुछ मुद्दा ले लो। इनको कभी वो सर्जिकल स्ट्राइक आजकल चल रही थी मीडिया में, 3 दिन से चल रही थी, हाँ। तो वो ये मुद्दा भटकाने वाली कोशिशें हैं। तो मैं इसको इतना सीरियसली नहीं लेता हूँ। ठीक है, कानून बनाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। उससे पहले हम बोल नहीं पाएंगे। सर इसमें टिप्पणी ले ली जाए। जी हाँ, इसमें एक बात बताता हूँ सर। कमला हैरिस की तारीफ तो उन्होंने बहुत बाद में शुरू की है। उनकी खुशी, उनके लिए तो खुद बहुत बाद में हुए हैं। पहले तो उनके विपक्ष में वोट, ट्रंप साहब के लिए वोट मांग के आए हैं। अब कमला हैरिस के बारे में खुश हो रहे हैं, है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कोई दिक्कत नहीं है। देर से भी आए तो कोई बात नहीं। दूसरी बात ये है सर, ऑलरेडी इस देश में कानून बना हुआ है। ये बताइए, ये लव जिहाद, पहली बात तो इन्होंने इस शब्द का इजाद किया, जिहाद, यानी फिर करना चाहते हैं। बात नंबर 1। बात नंबर 2, ये अपने एजेंडे पर चल रहे हैं लगातार, एक न एक चीज ये लाते जा रहे हैं अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए। और इस एजेंडे में वही चीज शामिल है कि बस जो इनका एजेंडा ये लेकर आए हैं, वो इसलिए ये कानून ला रहे हैं। कानून ला करके उसके हिसाब से दुरुपयोग करेंगे, क्योंकि जहां सरकारें होगी वहां दुरुपयोग करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कानून बना हुआ है। यदि कोई किसी को धर्म परिवर्तन करवाता है जबरदस्ती, और कोई किसी को हरेसमेंट करता है, कोई छेड़खानी करता है, कोई भी ऐसी चीजें करता है, तो मैलाप लाकर, जैसे ये लोग कहते हैं ना बार बार मैलाप उछलाकर, तो ये कोई ऐसा करता है तो ऑलरेडी कानून है। सन 68 में बना हुआ भी कानून है, उसमें सब प्रावधान है कि भाई आप सजा दिलाओ, आप मुकदमा करो। तो उस कानून का ये प्रयोग क्यों नहीं करते? ये नया कानून बना रहे हैं। तो इनके नए कानून के पीछे बहुत बड़ी मंशा है, और ये मंशा केवल और केवल अपना एजेंडा लागू करना है, भेदभाव पैदा करना है। और आगे से आगे जो चुनाव आ रहे हैं ना राज्यों के, उन चुनाव को ध्यान में रखते हुए और आगे की प्रक्रिया को ध्यान में भेदभाव करना। और जैसे अशोक गहलोत जी ने कहा था, बहुत सही कहा, ये सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, भेदभाव करना चाहते हैं देश में। इस प्रकार की इनकी राजनीति है। इनकी राजनीति आज की नहीं है, यही सोच है, ये अपनी सोच पर ये काम कर रहे हैं। और ये सही कहा ढींगरा जी ने, ये कानून सुप्रीम कोर्ट में गिर जाएगा, ये नहीं टिकने वाला। 6 राज्यों में लाने से क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकने वाला, ऑलरेडी कानून है इस देश में। जी ढींगरा जी कुछ बता रहे थे आप? कमलेंदु जी, इनको कानून में एक ही लगता है कि सिर्फ मुसलमान हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं, ठीक है, जबकि हिंदू लड़के भी मुस्लिम लड़कियों से शादी के, मैं बहुत सारे, मेरी खुद की एक फ्रेंड है जो आज नहीं, उनकी 3 बेटियों की शादी हो चुकी है, और वो JNK से मुस्लिम फैमिली के हाई, मतलब एक टॉप, जिसको कह सकते हैं हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करती हैं। वो पंजाबी के साथ शादी हुई है उनकी। तो जब कभी उनसे बात होती है तो वो ये बोल देती है मेरे को, कहते हैं ढींगरा जी, अगर आज के टाइम में मेरी शादी होती तो खून की नदियां बह गई होती। वो टाइम, आज उनकी 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है। वो तीनों बेटियों की शादी अलग अलग धर्मों में हुई है। 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियां, एक पंजाबी के साथ शादी हुई है, एक की बंगाली के साथ शादी हुई है, एक की किसी और रिलीजन के में शादी हुई है, कास्ट में शादी हुई है। ये नहीं है कि तीनों बेटियों की उन्होंने मुस्लिम धर्म में करी या हिंदू धर्म में करी। जो हस्बैंड है उनके पंजाबी हैं। असल में इसके पीछे सिर्फ मकसद यही नहीं है, इसके पीछे मकसद बहुत बड़ा और है। और इसके पीछे मकसद जो है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो मात्र संगठन है RSS, उसकी सोच असल में काम करती है। और ये दिखाना ये चाहते हैं लव जिहाद कह करके, हालांकि लव जिहाद का राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, कानून में लव जिहाद शब्द लेकर नहीं आ रहे हैं, धर्म स्वातंत्र विधेयक कह रहे हैं उसको।
कानून में उसको नहीं डाल रहे हैं, कानून में नहीं डाल रहे हैं, लेकिन जो है प्रचारित उसे लव जिहाद कर रहे हैं। असल में दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि देखिए पूरे देश भर में आदिवासी जो है बहुत बड़ी तादाद में है, और जो आरएसएस है वो कहता है कि आदिवासी हिंदू हैं, और आदिवासी ये मांग कर रहे हैं कि जो जनगणना हो रही है उसमें ट्राइबल रिलीजन जो अलग किया जाए। आदिवासी कहते हैं कि हम तो हिंदू धर्म से और भी पहले के हैं, जब धर्म था ही नहीं, जब धर्म की परिकल्पना भी नहीं हुई थी, हम तब के हैं। तो ये जो कुल मिला के स्थिति है, मतलब ये इसको रोकने का जो एक तरीके से वो प्रयास है। और आपको याद होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो कई लाख लोगों के साथ उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था। जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे और अब कांग्रेस में आ गए हैं, रामराज जिनका नाम हुआ करता था, वो धर्म परिवर्तन के बाद उदित राज हो गए थे, उन्होंने भी कई लाख लोगों के साथ में जो था वो धर्म परिवर्तन किया। तो ये कुल मिला के स्थिति जो है, ये जो अंदरूनी विरोध मतलब जो कंट्राडिक्शंस हैं उनको जो है वो उसकी आड़ में जो है ये अपनी राजनीति जो है वो खेलने का प्रयास जो कर रहे हैं, और ओछी राजनीति जो है आप करने प्रयास। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आरएसएस कहीं से भी जो है वो हिंदू है ही नहीं, ना किसी हिंदू धर्म का वो ठेकेदार है। अरे हिंदू धर्म तो सदियों पुराना है, आप तो आज पैदा हुए भाई, 100 साल पुराने भी नहीं है, तो हिंदू धर्म आपसे लेगा आप इजाजत? अरे आरएसएस कोई ठेकेदार थोड़ी नहीं हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म तो कितने सेक्ट में बटा हुआ है, कितने उसमें बटा हुआ है। अरे इन्हें खुद ही नहीं मालूम है हिंदू धर्म क्या है, इन्हें खुद नहीं पता। दूसरी बात यह है कि इनकी वेशभूषा कहीं से हिंदू नहीं है, इनका जो भी साहित्य जो 2-4 जो भी जो है किताबें जो है जो और जिनसे बाद में पल्ला झाड़ लेते हैं वो कहीं हिंदू धर्म से जुड़ी हुई नहीं है। हिंदू धर्म की कोई पूजा नहीं करते, नमस्ते सदावस्ते गाते हैं अपनी शाखाओं में बैठ करके। हिंदू धर्म का कोई काम नहीं करते, गौ माता करते हैं, इनमें से कोई भी गाय को नहीं पालता है ना। तो ये सारी चीजें जो है ये आरएसएस का क्या लेन देन है? कोई लेन देन हिंदू धर्म से, आरएसएस का हिंदू धर्म से कोई लेन देन नहीं है। बिल्कुल सही बात है, हिंदू है, आरएसएस है। ये तो एक नाजी संस्था है, मुसोलिनी के फॉलोअर्स हैं बस। बस यही है। हम हिंदू नहीं है क्या? नहीं, हम सब, अरे तो हम तो हिंदू हैं। जो सिंधु नदी के इर्द गिर्द जो सभ्यता थी उनको सिंधु को हिंदू कहा गया बाद में, वो सब हिंदू है। ये अलग से कहां से लेके आ गए? और हम हमारा धर्म जानते हैं और इनसे बेहतर जानते हैं, ये हमें क्या सिखाएंगे? और धर्म के लिए लड़ाई नहीं हुआ करती सर, धर्म के लिए लड़ाई नहीं हुआ करती, संप्रदाय के लिए लड़ाई होती है, धर्म के लिए भी लड़ाई नहीं होती। सत्ता के लिए लड़ाई। धर्म अपनाने की चीज है, ना कि लड़ने की चीज नहीं है, अपनाने की चीज है। हाँ बिल्कुल, ये आपने बहुत मार्के की बात कही। और अजमल खान साहब का एक कमेंट और आ गया है, उन्होंने कहा कि लव जिहाद पर लॉ बनाएगी एमपी गवर्नमेंट, 5 साल की सजा का प्रावधान। मैं तो कहता हूँ लव को ही खत्म करो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हम भी यही कह रहे हैं कि ये लोग जो है वो प्यार के दुश्मन है, क्योंकि सुबह से शाम तक इनके मनों में घृणा भरी रहती है, ये अपने बच्चों के मन में भी घृणा पैदा करते हैं, ये अपने संस्कारों में घृणा पैदा करते हैं, इनका घृणा से ही चूंकि लेना देना है। ये प्यार के दुश्मन है, और प्यार तो जो है हमारी भारतीय संस्कृति है, मतलब हमारे सबसे बड़े आराध्यों में से एक श्री कृष्ण जो प्यार के ही देवता है। अरे एक और बात बता, जो आदिवासी संस्कृति प्यार की संस्कृति है। नहीं, इनके जो लीडर हैं उन्होंने शादी तो करी नहीं, तो प्यार उनको क्या पता क्या होता है। नहीं, आपका ये व्यक्तिगत टिप्पणी हम लोग नहीं करना चाहेंगे। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उनको मालूम ही नहीं है प्यार क्या होता है। ऐसा नहीं है, मतलब मन मार लिया हुआ, प्यार तो किया हुआ, ऐसा नहीं है। अटल जी को पूछा था, अटल जी को पत्रकारों ने पूछा था, तो उन्होंने भी जवाब दिया। व्यक्तिगत कोई बात नहीं, व्यक्तिगत वो नहीं करेंगे। बात ये है कि प्यार एक शब्द है जो देश से भी किया जाता है, आम जनता से किया जाता है, अपने देश से किया जाता है, अपने आसपास के लोगों से भी प्रेम किया जाता है, माता पिता से किया जाता है। वो प्रेम, उस प्रेम की बात हो रही है। और वो शब्द जो है वो सब में आता है जी। हाँ नहीं, वो प्रेम इनकी जिंदगी से गायब है, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये प्यार के वही बात है। और उसमें जिहाद कहां से जुड़ता है? अब जिहाद जानते मुझे एक बात बताइए सर, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं एक बात पूछ रहा हूँ सर, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, मैं बीच में याद आ गई, एक बात पूछ रहा हूँ। आप ये कहोगे कि आप लड़ क्यों रहे हो?
तो कहेगा मैं शांति के लिए लड़ रहा हूं। अब शांति के लिए युद्ध करने की क्या आवश्यकता होती है? विश्व युद्ध होगा शांति के लिए, तो प्यार के लिए ध्यान करने की क्या आवश्यकता है? हाँ बिल्कुल सही बात है, कायदे की बात है। तो चलिए आज सीधी सी बात है। हाँ, आधा घंटा हम लोगों का हो गया है आज की, और दो बड़े मसले थे उन पे हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को अब यहीं विराम दिया जाए। सर एक मसला और आप बता रहे थे, एक मसला और, वो अटैक करने वाला सेना द्वारा जो, अच्छा हाँ, वो फर्जिकल स्टैप को ढींगरा जी उसको चर्चा में। हाँ वो आप बता रहे थे कि वो मीडिया ने चला दिया ना खूब। हाँ, और कल तो जो था वो ट्विटर पे ट्रेंड करता रहा, फर्जी गोदी मीडिया माफी मांगो। आज भी कर रहा है। हाँ, आज भी कर रहा है। तो मतलब ये तो फर्जी गोदी मीडिया है, वो माफी खैर क्या मांगेगा। बेशरम है लोग। नहीं, बेशरम है, टीआरपी के लिए देश बेच देंगे ये टीआरपी के लिए देश बेच देंगे। अब बताओ, इतनी बड़ी खबरें चला दी उन्होंने, इतनी बड़ी खबरें इतने धूमधाम से चला दी। बताओ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ सिर्फ। जी सर्जिकल स्ट्राइक हमने की तो क्या सामने वाले ने चूड़ियां पहनी हुई हैं, वो भी देश है, ठीक है। आप अब हमारे यहाँ वो रोज फायरिंग कर रहा है, रोज इतने लोग मारे जा रहे हैं, कभी बम गिर रहा है, कभी रॉकेट गिर रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ये नकली खबरें चलाना बंद करें कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हाँ, हमने भी चलाए, रॉकेट चलाए, दागे, उसकी खबर तो दें। बिल्कुल, हमें हक है, जब रॉकेट गिरता है तो हमें भी हक है कि हमें रॉकेट चलाएं, हमारी न्यूज होनी चाहिए वो भी कि हमने भी चलाए। फिर नकली खबर बना के और नकली तरीके से में बैठ के पहनने क्या फायदा है? हाँ सर, न्यूज होना चाहिए, जनता को हक है सही न्यूज का, सही न्यूज होनी चाहिए, बस सीधी सी बात है। अब माफी भी नहीं मांगता है रोटी मीडिया को। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पे चिंता व्यक्त कर रहा है कि मतलब फर्जी खबरें जो इतनी ज्यादा जो है वो जो संस्थागत मीडिया है वो इतनी ज्यादा फर्जी खबरें कर रहा है। ये तो सर देश की जनता को बरगला जाती है, फिर जनता मिसगाइड होती है फिर। जी हाँ, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से अब चर्चा हो गई है, जो बड़े मुद्दे थे उनकी बड़े मुद्दों पे। जी, और फिर हम लोग मिलेंगे किसी नए एपिसोड में नए मुद्दों पे चर्चा करने के लिए। और अपने दर्शकों से हम फिर एक बार जो है कहना चाहेंगे कि आप हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो उसको शेयर अवश्य कीजिएगा। और हाँ अजमल खान साहब की एक और टिप्पणी है, उसके साथ जो है समापन करेंगे। ज्ञान, कमला हैरिस भारतीय है पर सोनिया गांधी विदेशी है। बिल्कुल ठीक कहा है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, यही होता है। तो ये दोहरा चरित्र है हिंदुस्तानियों का। हाँ, हिंदुस्तानियों का नहीं, भाजपा ही होगा। हिंदुस्तानियों का नहीं, हिंदुस्तानियों का नहीं है, भाजपा ही होगा। तो किसी हिंदुस्तानी ने नहीं कहा सोनिया गांधी विदेशी है, सबने कहा कि राजीव गांधी बहू है, भारतीय है। किसी भी हिंदुस्तानी ने जो भी कहने वालों ने कहा है, नहीं भाजपाइयों ने कहा, किसी भारतीय धर्म के ठेकेदारों ने कहा है। हाँ, दूसरा शब्द धर्म के ठेकेदारों ने कहा, ये समझो आप। कोई भी सच्चा भारतीय इतनी गिरी हुई टिप्पणी नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता सर। कोई भी सच्चा भारतीय इतनी गिरी हुई टिप्पणी नहीं कर सकता। तो अपने दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कि हमारे इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि अगली बार हम जब कोई चर्चा करें और वीडियो अपलोड करें या लाइव आए तो आपको जो है वो तुरंत सूचना पहुंच सके। अपने दर्शकों का एक बार बहुत बहुत आभार, और अब हमारे दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत आभार, और अपने दर्शकों का फिर से पुनः एक बार बहुत नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।